जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल की आज परीक्षा हुई 8 अगस्त को। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बात करें। पहला प्रश्न आया था, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जलडमरू मध्य है, यानी पाक स्ट्रेट है। पाक जलडमरू मध्य यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जल संधि है। अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान के अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है। कल अनुच्छेद 48A से पूछा गया था। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनसे कल भी प्रश्न बना था, आज भी प्रश्न बना है। आज अनुच्छेद 43A से संबंधित पूछा गया कि ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से है। अगला प्रश्न, खंजर अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है। कल भी एक युद्ध अभ्यास पूछा गया था जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। अब इसमें कल क्या पूछा गया था, इतनी डीप पूछा गया कि भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास है इसमें अमेरिका की किस सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। अगर भारत की सैन्य टुकड़ियों के बारे में पूछता तो हम फिर भी बता देते, लेकिन अमेरिका की सैन्य टुकड़ी के बारे में पूछा है तो ये काफ़ी डीपली पूछा गया था। और आज फिर से युद्ध अभ्यास से प्रश्न बना है कि खंजर अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य जो खंजर अभ्यास है ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का पहला संकलन यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन पूछे तो वल्लभी क्षेत्र गुजरात में, और पहली संगीति पूछे तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंग का पहला संकलन श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में किया गया था। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा 397 मीटर ऊंचा आर्च ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर है, 397 नहीं 359 मीटर है, जो कि एक आईफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। बात करें मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और नदी घाटियाँ, ये तीनों विशेषताएं किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि मैदानी क्षेत्र भी हो, पठारी क्षेत्र भी हो और नदी घाटियाँ भी हो, तो ऐसा कौन सा राज्य है। तो ये राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें मैदानी क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी हैं और नदी घाटियाँ भी हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल, केन, बेतवा, ये सारी नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। बात करें मध्य प्रदेश वह राज्य है जहाँ मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, नदी घाटियाँ सभी पाई जाती हैं। राज्य की विशेषता सिंधु गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। इसमें उत्तर के मैदान, मालवा और बुंदेलखंड पठार जैसी पठार, नर्मदा, ताप्ती, चंबल जैसी नदियों द्वारा निर्मित कई नदी घाटियाँ शामिल हैं। बात करें मैदानी क्षेत्र की, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में गंगा यमुना के मैदान का हिस्सा है जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। पठारी क्षेत्र मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में दक्कन का पठार फैला है, जिसमें विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं भी शामिल हैं। नदी घाटियाँ मध्य प्रदेश में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन, जो अपनी घाटियों का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सड़क योजना किससे संबंधित है। जो सड़क से संबंधित मुख्य योजना है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है।
PMGSY। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों का निर्माण करने और ग्रामीण बस्तियों को मुख्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने जब ये दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, और ये लौटे कहाँ थे? तो ये मुंबई में वापस लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए थे। उसके बाद वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे प्रदूषित शहर किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो हाल ही में अभी चर्चाओं में रहा, ये बरनी घाट है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय राज्य में स्थित है, जिसका नाम बरनी घाट है। बरनी घाट मेघालय और असम की सीमा पर स्थित एक औद्योगिक शहर है, जिसके कारण ये सबसे अधिक प्रदूषित है। और इसी मेघालय में मासेराम एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न, इंदिरा अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो इंदिरा अभ्यास, जिसे इंद्र अभ्यास भी कहते हैं, तो ये भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र एक्सरसाइज, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो SRAM के बारे में पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो सहेजे गए डेटा को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक कि बिजली चालू रहती है। तो रैम का कार्य क्या है? जब तक आप कंप्यूटर लैपटॉप को बिजली सप्लाई देते रहेंगे, उसमें जो डेटा है वो सलामत रहेगा। जैसे ही सप्लाई बंद होगी वो डेटा हट जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था फिर से अनुच्छेद से, कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? कल प्रश्न में आया था अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है। आज प्रश्न पूछा गया अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है। और दूसरा प्रश्न आया था अनुच्छेद से जो आया है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 19 है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, एक नियोजित तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, आप किसी भी स्थान पर बिना हथियार के इकट्ठे हो सकते हैं। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जा सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ये जब 2019 से पहले ये एक अपवाद के रूप में राज्य था जम्मू कश्मीर, जहां बसने की ज़मीन लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं और बसने की स्वतंत्रता भी है। कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। यदि आप किसी भी जाति से संबंध रखते हैं और कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसे आप निचली जाति से भी हैं और आप कोई बड़ा व्यवसाय किसी मंदिर में पूजा पाठ करना भी चाहते हैं, तो ये आपको अधिकार है। इस अधिकार के तहत आप मंदिर में पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेल में शतरंज से पूछा गया था एक प्रश्न। शतरंज
एक 2 खिलाड़ियों वाला रणनीति बोर्ड गेम है जो 64 स्क्वायर बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहरें होती हैं। 16 मोहरें यानी 16 पॉइंट होते हैं। खेल का उद्देश्य प्रतिद्वंदी के राजा को सह और मात देना, जिसका अर्थ राजा को ऐसी स्थिति में ला खड़ा करना जहां से वो बच के ना निकल पाए या फिर उसको मार देना। अगला प्रश्न पूछा गया था, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो जो सारनाथ स्तंभ है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये वर्तमान में सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ मौर्य वंश के महान शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ये थे हमारे 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न, जितने भी हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे 8 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों। 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्न मिल चुके हैं। आज हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? जो राजा चेत सिंह हैं इन्होंने 1781 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ विद्रोह था। अगले प्रश्न की बात करें, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये प्रश्न कल की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और आज 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी को उत्तराखंड के 8 जिलों में 11 शहरों में ये आयोजित किए गए थे। बात करें 39वें राष्ट्रीय खेल, तो ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि वह प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करता है जितनी उनकी ज़रूरत होती है। तो एक किसान इतनी उपज करता है जितनी उसके परिवार को आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि को निर्वाह कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था? तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थीं। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। चुनाव 5 फरवरी 2025 को एक चरण में हुआ। मतगणना 8 फरवरी 2025 को घोषित हुई और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थीं। इसमें कांग्रेस या अन्य पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बात करें रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रिहंद नदी पर बना है, पिपरी नगर के पास स्थित है। रिहंद बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसका मतलब जो अगली शिफ्टों में जो प्रश्न आने वाले हैं वो बांधों से आने वाले हैं, राष्ट्रीय खेलों पुरस्कारों से आने वाले हैं। अगला प्रश्न आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA 2019 के तहत अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है, वे भारत में 6 वर्षों के बाद निवास के लिए भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होते हैं। इसमें कहीं भी जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम संप्रदाय का कहीं नाम नहीं आया। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों के बारे में ही ये कहा गया है। बात करें, यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज, जो 4 गुना तेज
यात्रा करती है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से 4 गुना तेज़ी से यात्रा करती है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है कि वस्तु की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, इससे 4 गुना तेज़ी से यानी 1300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जिसकी चाल हो वो सुपरसोनिक चाल कही जाती है। अगला प्रश्न आया था, ज्योति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ज्योति योजना मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित करने के लिए शुरू की गई थी। जो प्रवासी बच्चे हैं कि एक राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने ये ज्योति योजना चलाई है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन में दिए गए थे सोना, चांदी, शंख, पत्थर। तो इसमें केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे, ये विशेषता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण सोने के अलावा ताम्र, चांदी, शंख, पत्थर से भी बनाए जाते थे, तो इसलिए केवल सोने के आभूषण हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या है? जो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव। हवा रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे रेगिस्तान के टीले और अन्य विशेष भू आकार बनते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं? तो जो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन H+ आयन दान करते हैं, वहीं क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इस सिद्धांत से अम्ल और क्षार की परिभाषा और प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में H+ आयन देता है, इसलिए यह एक अम्ल है। अगला प्रश्न आया था, इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? IFA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए आप माउस की मदद से उन्हें रिसाइकिल बिन में ड्रैग करते हैं। तो जैसे ही माउस से डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न पूछा गया था, जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था? बायोडाइवर्सिटी वाज इनिशिएटेड अंडर विच प्रोटोकॉल? जो जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। इसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विश्व भर में जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग, जैव संसाधनों के लाभों का न्याय संगत वितरित सुनिश्चित करना है। यह समझौता देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाता है। CBD के अंतर्गत कई उप प्रोटोकॉल भी विकसित हुए, जिन्हें कार्टाजेना प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना गया। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत का जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया है? जो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन है, खासकर सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करेगा ये आदित्य L1 मिशन। बात करें अगले प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सॉफ्ट मतलब लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर, शुद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? तो पोर्ट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी और सप्लाई पाइप। तो सार्वजनिक जो शिक्षा है ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उन संस्थानों और सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था और शासन। अगला प्रश्न आया था, माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होता है? तो माउस से 2 प्रश्न पूछे गए थे इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, कि डिलीट करने के बाद वो फाइल कहाँ जाती है और माउस से किसी फाइल को डिलीट करने के लिए क्या क्लिक करना पड़ता है। तो फाइल पर राइट क्लिक करना होगा, फिर एंटर, फिर जो हटाएं डिलीट विकल्प का चयन करना होगा।
माउस का लेफ़्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। जब राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर होगा ओपन होगा, जिसमें हटाएं विकल्प का चयन करेंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। बात करें अगले प्रश्न की। द WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 इज। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय था प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना, और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का इंग्लिश में जो थीम थी, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट? लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हु इंट्रोड्यूस द विडो रीमैरिज एंड चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट? विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यह अधिनियम 1856 में पारित किया। इसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। दोस्तों, हमें सेकंड शिफ्ट के इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं जो हमने आपके सामने लाए गए। अगली जो थर्ड शिफ्ट है, इसका एनालिसिस, जैसे ही हमें जितने भी प्रश्न प्राप्त होंगे हम उसका एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। आप जैसे जैसे इन प्रश्नों को एनालिसिस करते जाएंगे, डेली की हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस शिफ्ट में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और अगले दिनों में जो पेपर हैं वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।